अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है और आज के जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं वो उसमें हम पहले प्रीवियस लेक्चर की रिवीजन करेंगे और फिर आज जो हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं उसको हम जो है वो डिटेल से देखेंगे। तो लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 10 जो है वो स्टार्ट किया था, जो कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के ऊपर था। और हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है और एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स में हमने एग्जांपल ली थी, जैसे हमारा MS वर्ड है जो कि हमें कुछ एप्लीकेशंस प्रोवाइड करता है, तो इसको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। इसके अलावा हमने डिस्कस किया था कि हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा होता है। जैसे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और इसके अलावा सिस्टम सॉफ्टवेयर्स की हमने एग्जांपल्स देखी थी, जैसे यूटिलिटी प्रोग्राम्स हैं। तो यूटिलिटी प्रोग्राम्स में अगर आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि विंडोज़ में के स्टार्ट में जाएं और उसमें आपको डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन, डिस्क क्लीन, ये यूटिलिटीज़ होती हैं जो कि हमें स्पेसिफ़िक जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, तो इसको हम यूटिलिटी प्रोग्राम्स कहते हैं। इसके अलावा हमने सिस्टम प्रोग्राम्स में हमने देखा था कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर्स कौन कौन से होती हैं। कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो कि हमें रिमोट एक्सेस प्रोवाइड करते हैं, जैसे गूगल ड्राइव हो गई, ड्रॉप बॉक्स हो गया। तो ये वो वाले सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि हम जिनको हम कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर्स कहते हैं। इसके अलावा हमने डिस्कस किया था कि कंप्यूटर की लॉजिकल डायग्राम क्या होती है। लॉजिकली हमने ये चीज़ें डिस्कस की थी कि हमारे पास जो है हमारे पास एक कंप्यूटर है और ये आपके सामने आ रहा है लॉजिकल सिस्टम आर्किटेक्चर। इसमें एक यूज़र है, यानी कि आप और मैं जब किसी कंप्यूटर को यूज़ करते हैं तो हम किसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हम यूज़ करते हैं अगर हमने कोई स्पेसिफ़िक टास्क जो है वो परफॉर्म करना होता है। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है वो अलोन काम नहीं कर सकता, उसके लिए ज़रूरत होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की, जिसको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। ये डिपेंड करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में कौन सी ऐसी कैपेबिलिटी होती है जो कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में नहीं होती। ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है कि आपकी अंडरलाइंग जो हार्डवेयर है उसके साथ कम्युनिकेशन करना और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करना। तो कंट्रोलिंग और हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेशन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर नहीं होती, इसलिए फिर हमें एक और लेयर की ज़रूरत पड़ी जिसको हम कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो लास्ट लेक्चर में हमने ये चीज़ें डिस्कस की थी। आज हम डिस्कस करेंगे कि हम एक सॉफ्टवेयर को किस तरीके से एक्वायर कर सकते हैं। तो एक सॉफ्टवेयर को एक्वायर करने के डिफरेंट वेज़ हैं। जैसे पहला तरीका ये है कि हम पहले से लिखे हुए यानी कि पहले से बने हुए सॉफ्टवेयर को हम इस्तेमाल कर लेते हैं। इसको प्री रिटन, प्री का मतलब होता है पहले, रिटन बनाया हुआ सॉफ्टवेयर, पहले से बनाया हुआ सॉफ्टवेयर जो कि रेडी टू यूज़ होता है, उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारी पहली ऑप्शन है। दूसरी ऑप्शन ये है कि ऑर्डरिंग कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर। कस्टमाइज्ड का मतलब होता है हम अपनी मर्ज़ी से सॉफ्टवेयर को बनवाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक सॉफ्टवेयर है जो कि पहले से लिखा हुआ है तो हम क्या करेंगे कि हम उसको कस्टमाइज़ करवाएंगे। कस्टमाइज़ अपने मुताबिक उसको जो है उसी वेंडर से जो है वो हम मॉडिफाई करवाएंगे कि इसमें ये ऑप्शंस जो है वो हमारे लिए रख दें, क्योंकि हमने स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करना है। तो ये हमारी दूसरी ऑप्शन हो गई। तीसरी ऑप्शन में हम क्या करते हैं कि अपने मुताबिक एक नए सिरे से अपने सॉफ्टवेयर को डेवलप करवाते हैं। तो इन दोनों ऑप्शंस में डिफरेंस है। पहला डिफरेंस ये है कि पहले एक सॉफ्टवेयर बना हुआ है, उसको हम कहते हैं कि हमें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसमें मॉडिफिकेशन करके हमें दें। जबकि दूसरा जो सॉफ्टवेयर है उसमें ये होता है कि हम स्क्रैच लेवल से, शुरू से ही अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सॉफ्टवेयर बनवाते हैं। तो ये हमारी तीसरी ऑप्शन हो गई।
चौथी ऑप्शन ये होती है कि कई ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि पब्लिक डोमेन के सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, मतलब आप उसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, उसका कोई लाइसेंस नहीं होता, आपको कोई पे नहीं करना पड़ता, तो आप ये भी सॉफ्टवेयर्स जो है वो यूज़ करते हैं। तो हमारे पास 4 ऑप्शंस हो गई और हर ऑप्शंस के अपने प्रॉज एंड कॉन्स हैं, मतलब हर ऑप्शन के अपने एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं। तो पहली जो हमारे पास ऑप्शन है वो ये है कि बाइंग प्री रिटन सॉफ्टवेयर, कि हम पहले से लिखे हुए सॉफ्टवेयर को किस तरीके से बाय कर सकते हैं या उसकी क्या क्या एडवांटेजेस हैं और लिमिटेशंस हैं। अगर हम पहले से लिखे हुए सॉफ्टवेयर को परचेज़ करते हैं, इसकी हम एक टिपिकल एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हम अडोब पीडीएफ को हम परचेज़ कर लेते हैं, तो ये तो पहले से ही बना हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस जो है वो भी पहले से ही बना हुआ है, हम उसको भी परचेज़ कर सकते हैं। तो चूँकि कंपनी की कॉस्ट तो वन टाइम कॉस्ट आई होती है या उसको मेंटेनेंस की कॉस्ट आई होती है, तो कंपनी को चूँकि ये काफ़ी कॉस्ट इफ़ेक्टिव होता है, तो वो फिर जो यूज़र है उसके लिए भी ये लेस कॉस्ट में जो है वो सेल करते हैं। तो अगर हम पहले से लिखे हुए पहले से बने हुए सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करेंगे तो वो चीपर होगा, वो उसकी कॉस्ट कम होगी। प्लान एक्टिविटी कैन बी स्टार्टेड ऑलमोस्ट इमीडिएटली, चूँकि ये पहले से ही बना हुआ है, तो आप अपने जो वर्क है वो फौरी तौर पे इसको जो है वो आप जो है वो फौरी तौर पे इसको स्टार्ट कर सकते हैं। ऑफन ऑपरेटिंग एफिशिएंसी and the capability to meet the specific needs of the user more effectively in not as good for pre-written software packages as for in-house development software packages। तो जो कि हमारे पास जो प्री-रिटन सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो एक जनरल पर्पस होते हैं, हो सकता है कि वो हमारी कंप्लीट स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को तो ये मीट नहीं करते, क्योंकि उनके सामने जब एक कंपनी एक प्री रिटन सॉफ्टवेयर बनाती है तो वो जनरलाइज रिक्वायरमेंट्स को देखती है, उस किसी एक ऑर्गेनाइजेशन की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को वो फुलफ़िल नहीं करते, लेकिन जनरलाइज जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसको फुलफ़िल करते हैं। तो एज़ कंपेयर टू ऐसे सॉफ्टवेयर जो हम अपने इन हाउस डेवलपमेंट और आउटसोर्सिंग, आगे जाके हम इसको डिटेल से देखते हैं, जो सॉफ्टवेयर इन हाउस डेवलपमेंट के साथ जो है वो हम बनाते हैं तो वो ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं और वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की जो स्पेसिफिक नीड्स हैं उसको ज़्यादा फुलफ़िल करते हैं। दूसरी टाइप के आगे जी हमारे पास कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। अगर एक कंपनी है, लेट्स सपोज अगर आप इंटरनेट पे जाएं तो आपको अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर्स बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे पहले से बने हुए, उसको कहते हैं प्री रिटन सॉफ्टवेयर्स। हो सकता है कि वो सॉफ्टवेयर्स आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट्स डिपार्टमेंट की सारी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल ना कर रहे हों, हो सकता है वो 80% को फुलफ़िल कर रहे हों। तो आप उस वेंडर को आप ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इसमें जो है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक ये 20% या 30% हमारी रिक्वायरमेंट को आप मॉडिफाई कर दें इस सॉफ्टवेयर में, इसमें इंक्रीज़ कर दें या इस ऑप्शन को ऐड कर दें या फ़लाँ ऑप्शन को यहाँ इसमें से ओमिट कर दें, इसमें से डिलीट कर दें। तो हम क्या कह रहे हैं, हम वेंडर को कह रहे हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक जो है इस सॉफ्टवेयर को कस्टमाइज़ कर दें। तो ये हमारे पास दूसरी ऑप्शंस होती हैं। User need not maintain its own software development team, which is an expensive affair. User need to always depend on the vendor for carrying out the changes, and the vendor may separately charge for every request for change. तो अगर हम कस्टमाइज सॉफ्टवेयर बनवाते हैं, उसमें भी आगे 2 ऑप्शंस हमारे पास आ जाती हैं। पहली ऑप्शन तो ये है कि आप जो है उस कंपनी को आप ये कहते हैं कि जी आप हमारे लिए ये चेंजिंग करके दे दें, तो वो चेंजिंग करके दे देंगे, लेकिन इससे ये होगा कि हमारी उस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ जाती है।
क्योंकि अगर हम 2 चेंजेस कहते हैं तो वो 2 चेंजेस के जो है वो आपसे चार्ज करेंगे, लेकिन इन नियर फ्यूचर अगर आप उसमें और ज़्यादा मॉडिफिकेशन अगर आप चाहेंगे तो ऑब्वियसली यू विल पे फॉर दैट. ईजियर एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन ऑफ डेवलपिंग कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर. तो हमारे पास पहले ऑर्डरिंग था, अब है डेवलपिंग. अब आपने अपने सॉफ्टवेयर को डेवलप करवाना है. अब डेवलप करवाने की भी 2 ऑप्शंस हैं. आप या तो ये किसी सॉफ्टवेयर हाउस से बनवाएंगे, उसको हम कहते हैं आउटसोर्स करना. किसी सॉफ्टवेयर हाउस को आप कहते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की ये रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके मुताबिक आपने हमारा सॉफ्टवेयर बनाना है. तो वो फिर जो आपके सॉफ्टवेयर हाउस है वो फिर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं, आपकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स को देखते हैं, उसके मुताबिक वो सॉफ्टवेयर बना के देते हैं. तो ये तो पहली ऑप्शन हो गई. दूसरी ऑप्शन ये है कि आप इन हाउस डेवलपमेंट करवाती हैं. इन हाउस का मतलब है कि आप आईटी के पर्सनस को आप जो है वो हायर कर लेते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में. जैसे आप बेसिकली वो आपके एम्प्लॉय बन जाते हैं, वो पर मंथ आपसे सैलरी जो है वो ड्रॉ करते हैं. जैसे दूसरे एम्प्लॉयज़ होते हैं, जैसे अगर यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल की अगर हम एग्ज़ाम्पल लें तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में भी हमारे पास एम्प्लॉय हैं, इसके अलावा फैकल्टी मेंबर्स भी एम्प्लॉय हैं. तो अगर आप इन हाउस डेवलपमेंट करेंगे तो आईटी के जो पर्सनल्स हैं उनको आप एज ए एम्प्लॉय जो है वो हायर करेंगे, वो ऑर्गेनाइजेशन में बैठ के काम करेंगे और आपकी जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं उसको फुलफ़िल करेंगे इन टर्म्स ऑफ डेवलपिंग सॉफ्टवेयर. तो हमारे पास 2 ऑप्शंस हो गई. तो अब इनको हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो है इसके क्या एडवांटेजेस हैं और कौन से डिसएडवांटेजेस हैं. ईजियर टू कैरी आउट द चेंजेस इन द सॉफ्टवेयर इफ़ इट इज़ डेवलप्ड इन हाउस. अगर आप इन हाउस अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन में अपने एम्प्लॉय से अगर आप अपना सॉफ्टवेयर बनवाते हैं तो अगर सॉफ्टवेयर में मॉडिफिकेशन की ज़रूरत होती है या उसमें कोई ऐड ऑन की ज़रूरत होती है तो आपके लिए आसान होता है विदाउट एनी इन्वेस्टिंग, जो कि आप आउटसोर्स में या ऑर्डरिंग में आप हर चेंजेस पे आप पे करते थे. तो आपको इन हाउस में तो पे नहीं करना पड़ेगा क्योंकि आपके जो आईटी के पर्सनल्स हैं वो आपके एम्प्लॉयज़ हैं. डेवलपिंग सॉफ्टवेयर इन हाउस मीन्स अ मेजर कमिटमेंट ऑफ द टाइम, मनी एंड रिसोर्सेज. अब इसके भी लिमिटेशंस हैं, इसके भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं. आपका अगर सॉफ्टवेयर इन हाउस डेवलप हो रहा है तो ज़ाहिर है आप हर माह जो है वो अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी दे रहे हैं और उन आईटी पर्सनल्स को भी सैलरी दे रहे हैं. आप उन आईटी पर्सनल्स को जब आप हायर करेंगे तो उनकी सिटिंग अरेंजमेंट भी आपको करनी पड़ेगी, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी जो है वो बनाना पड़ेगा. जैसे उनके लिए अगर सिटिंग अरेंजमेंट है तो कंप्यूटर्स का भी बंदोबस्त करना पड़ेगा, इंटरनेट का भी बंदोबस्त करना पड़ेगा. इसके अलावा अगर वो किसी स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं जो लाइसेंस वर्जन है तो आपको लाइसेंस जो है वो परचेज़ करके देना पड़ेगा. तो इसलिए जो आपका इन हाउस होता है वो एज़ कम्पेयर टू अदर ऑप्शंस वो एक्सपेंसिव होता है. इन हाउस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम नीड्स टू बी मेंटेन एंड मैनेज्ड. तो आपके एम्प्लॉयज़ जो हैं वो डिपेंड करेगा आप आईटी के कितने पर्सनल्स को हायर करते हैं. 4 पर्सनल को करते हैं, 5 को करते हैं, 10 को करते हैं, कितने पर्सनस को आप करते हैं. और फिर आपके एम्प्लॉयज़ जो हैं जो आईटी से रिलेटेड हैं वो कई एम्प्लॉयज़ छोड़ के भी चले जाते हैं. तो जब छोड़ के जाते हैं तो आप का जो वर्क होता है वो कॉम्प्रोमाइज़ होता है. अगर आपको फ़ौरी तौर पे अगर कोई चीज़ जो है वो चेंजेस जो है वो लानी पड़ती हैं तो अगर आपका एम्प्लॉय जो है वो छोड़ के चला गया है, नए हायरिंग में जो है वो आपके लिए अभी टाइम है तो वो फिर आपको काफ़ी चीज़ें जो है कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती हैं. तो इसमें भी काफ़ी प्रोस एंड कॉन्स हैं कि आपको किस वक्त आउटसोर्स करना पड़ेगा, किस वक्त आप इन हाउस की तरफ जाते हैं. तो उसमें थंब रूल है कि अगर आपका सॉफ्टवेयर डायनामिक है, मतलब उसमें रिक्वायरमेंट्स बहुत तेज़ी से चेंज हो रही हैं, तो आप जो है वो इन हाउस डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं.
क्योंकि अगर आप उसको आउटसोर्स करते हैं, किसी सॉफ्टवेयर हाउस से बनवाते हैं, तो हर चेंजेस के ऊपर आपको पे करना पड़ेगा। तो अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट डायनामिकली बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है और आपने अपने सॉफ्टवेयर में चेंजेस लानी है, तो आउटसोर्स करने से आपको ज़्यादा पे करने पड़ेंगे। आपको देखना पड़ेगा कि अगर आप इन हाउस डेवलपमेंट करवा रहे हैं, तो इन हाउस डेवलपमेंट जो है वो आपके लिए जो है चूँकि चेंजेस पे आपको कोई पे नहीं करना पड़ेगा। फिर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि टोटल हम अपने एम्प्लॉयज़ की कितनी सैलरी देते हैं, आउटसोर्स में हमें कितने चार्जेस पड़ेंगे। तो पहला पैरामीटर तो आपका ये हो जाता है। फिर दूसरा पैरामीटर हो जाता है आपके डाटे की सेंसिटिविटी। फॉर एग्ज़ाम्पल, इन केस ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल, अगर मैं रिकमेंड करूँगा इन हाउस डेवलपमेंट की, उसकी दो रीज़न्स हैं। पहली रीज़न तो ये है कि जब आप इन हाउस डेवलपमेंट करवाएंगे तो आपके लिए आसान होगा अपनी चीज़ें जितनी भी चेंजिंग है उसको लाना। दूसरा जो सबसे बड़ा जो मैं समझता हूँ वो है डाटा की सेंसिटिविटी का। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप स्टूडेंट्स के जो रिकॉर्ड्स होते हैं, दे आर वेरी सेंसिटिव, दे आर वेरी प्राइवेट। आप समझ लें प्राइवेट डाटा होता है जो कि आप किसी आउटसोर्स को से करवाने से पहले आप काफ़ी दफ़ा सोचते हैं, क्योंकि अगर आपकी यही सेंसिटिव डाटा ब्रीच हो जाता है या उसको कॉपी कर लेता है या कोई मॉडिफिकेशन कर देता है रिज़ल्ट में, क्योंकि आउटसोर्स का मतलब है कि आपने अपने सॉफ्टवेयर को दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से बनवाना है, आप डिपेंड कर रहे हैं दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। तो उस ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनमें से हो सकता है कोई बैकडोर के थ्रू उसमें कोई मॉडिफिकेशन कर ले। तो हमें बड़ा इसमें सोच समझ के ये चीज़ डिसीजन करनी होती है कि इन हाउस डेवलपमेंट करनी चाहिए कि हमें आउटसोर्स करना चाहिए। इसके अलावा हमारे पास एक और ऑप्शन होती है जिसको हम कहते हैं पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर। जो हमारे पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर्स होती हैं, दे आर फ्री, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अवेलेबल फॉर फ्री और एज शेयरवेयर। फ्री का मतलब है और शेयरवेयर का मतलब है कि आप उसको शेयर भी कर सकते हैं किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, किसी फ्रेंड के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं। एंड आर यूजली अकॉम्पनेड विद सोर्स कोड। अकॉम्पनेड का मतलब होता है कि बी प्रेजेंट होना, इसके साथ जो है मतलब स्टैपल होना, या उसके साथ जो है वो आप कंबाइन करते हैं। तो जब आप फ्री सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हैं तो उसका सोर्स कोड भी अमूमन आपको मिल जाता है। सोर्स कोड का मतलब है कि जिस कोड में वो सॉफ्टवेयर बना होता है उस सोर्स कोड को आप मॉडिफाई कर सकते हैं। यूजली कम्युनिटी सपोर्टेड एज ऑथर डज नॉट सपोर्ट द यूजर्स डायरेक्टली। तो चूँकि ये जो फ्री सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो एक पर्सन ने नहीं बनाए होते, एक पूरी कम्युनिटी ने बनाए होते हैं। उसकी बेस्ट एग्जांपल आप अगर देख लें कि ये लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक फ्री सॉफ्टवेयर है। अगर आप विंडोज़ का अगर हम विंडोज़ को परचेज़ करते हैं तो हमें उसका लाइसेंस परचेज़ करना पड़ता है। मतलब पाकिस्तान में तो वो पायरेटेड वर्जन फ्री में मिल जाता है, लेकिन फॉरेन कंट्री में आपको ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि विंडोज़ के लाइसेंस के पैसे पे करने पड़ते हैं। जबकि ओपन सोर्स का जो लाइसेंस होता है वो फ्री होता है, आपको कोई पे नहीं करना पड़ता। और ऑपरेटिंग सिस्टम को चंद पर्सन्स ने नहीं बनाया होता, पूरी कम्युनिटी ने बनाया होता है। तो इसकी बेस्ट एग्जांपल ये है कि आप अगर लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन में जाएँ तो उबंटू है, फेडोरा है, इसके अलावा लिनक्स मिंट है। तो इसको डिफरेंट कम्युनिटीज़ बनाती हैं, बना के अपलोड कर देती हैं। कैन बी डाउनलोडेड एंड यूज्ड इमीडिएटली। चूँकि ये फ्री में होता है और ये पहले से बना होता है और इसमें फर्दर मॉडिफिकेशंस हो रही होती हैं कंटिन्यूस बेसिस पे, तो ये इमीडिएटली आप इसको यूज़ कर सकते हैं। दे मे नॉट बी प्रॉपर्ली टेस्टेड बिफोर रिलीज़। अमूमन फ्री सॉफ्टवेयर्स में ये मसला होता है कि इसमें एरर्स काफ़ी आ जाते हैं, क्योंकि आपने कोई लाइसेंस के कोई भी पे नहीं किए होते,
तो आप कोई चीज़ क्लेम नहीं कर सकते कि जी मेरा डाटा जो है वो लॉस हो गया या मेरी कोई प्रॉब्लम हो गई इससे, क्योंकि वो फ्री में आपको मिल रहा होता है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आर बिकमिंग पॉपुलर ड्यू टू अलाउज एनी यूज़र टू डाउनलोड, व्यू, मॉडिफाई एंड डिस्ट्रीब्यूट। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके साथ उसका सोर्स कोड भी जो है वो आपको दिया होता है। यूज़र्स क्या होते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसको व्यू कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई करके दोबारा से उस कम्युनिटी में जो है वो भेज देते हैं मॉडिफिकेशन के साथ। यूज़र कैन फिक्स द बग्स और चेंज सॉफ्टवेयर टू सूट द नीड्स। इसमें कई ऐसे प्रोग्रामर्स भी होते हैं जो कि ओपन सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे होते हैं। जब उनके पास कोई बग आता है या कोई प्रॉब्लम आती है तो वो उसको फिक्स कर देते हैं, उसको मतलब जो है वो सही करके दोबारा उस कम्युनिटी में भेज देते हैं। कॉपीराइट इज़ प्रोटेक्टेड फॉर बोथ ओरिजिनल एंड सब्सिक्वेंट ऑथर्स। तो इसमें भी सारे ओपन सोर्स जो है वो फ्री में नहीं होते, कुछ ओपन सोर्स जो है वो उनके लिए पे भी करना पड़ता है, आप वो कॉपीराइट भी होते हैं। नॉट ऑल द ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आर फ्री एंड वाइस वर्सा। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट स्टेप्स, एक सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए कौन कौन से स्टेप्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। तो पहला स्टेप ये होता है कि हम सबसे पहले प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं। मतलब जब हमने फॉर एग्ज़ाम्पल हमने यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल का अगर हमने एक सॉफ्टवेयर बनाना है तो सबसे पहले हम यहाँ पर जाके जो है वो एनालाइज करते हैं कि इनकी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। पहली प्रॉब्लम अगर मैं एक छोटी सी एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट की, तो सबसे पहली प्रॉब्लम ये है कि हमें मैनुअल अटेंडेंस लगानी पड़ती है। तो ये इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ऑनलाइन सिस्टम बनाया जा सकता है कि ये जो अटेंडेंस है वो ऑनलाइन हो सकती है। इसके अलावा एक और भी प्रॉब्लम हो सकती है कि जी जितने भी टीचर्स होते हैं वो रिज़ल्ट को मैनुअली लिस्टों पे बना के भेजते हैं और जो है वहाँ पर जो स्टाफ है वो लिस्टें रख लेता है, फिर मैनुअली जो है आपको इन्फॉर्म कर देता है कि आपका इतना रिज़ल्ट है, उसको भी कंप्यूटराइज कर किया जा सकता है। मतलब कि हमारी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं हम आइडेंटिफाई करते जाते हैं, उसको लिस्ट डाउन करते जाते हैं। लिस्ट डाउन के बाद जो है हम एक जो है वो सोल्यूशन प्रपोज करते हैं कि इस किस्म का एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए जो कि इन प्रॉब्लम को सॉल्व करे। फिर नेक्स्ट स्टेप आ जाता है कोडिंग का। जब हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, एनालाइज कर लेते हैं और फिर हम प्लान करते हैं कि इस प्रॉब्लम को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम इस प्रॉब्लम को फिर हम इसका सलूशन ढूंढते हैं, ढूंढने के बाद फिर हम इसकी कोडिंग करते हैं। तो हमारे पास डिफरेंट प्रोग्रामर्स होते हैं, वो इस लिहाज से फिर वो प्रोग्राम्स बनाते हैं ताकि इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। और जब हम प्रोग्राम्स बना लेते हैं तो फिर उसकी टेस्टिंग होती है कि क्या ये प्रोग्राम जो है वाकई सही चल रहा है। उसकी डिबगिंग होती है, अगर उसमें कोई बग आ गया है तो ऑब्वियसली उस बग को जो है वो रिमूव किया जाता है। एंड डॉक्यूमेंटिंग द प्रोग्राम, और फिर प्रोग्राम को हम डॉक्यूमेंट कर देते हैं कि जो जो चेंजेस आई हैं, जो जो चीज़ें प्रॉब्लम आई हैं, हम उसको डॉक्यूमेंटेड कर देते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो इस डॉक्यूमेंटेशन की बेस पे हमें पता लग जाता है कि हमें कौन कौन सी चेंजेस जो है वो लानी चाहिए। इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम, जब ये सारा काम हम कर लेते हैं तो फिर जाके हम क्या करते हैं, यूज़र के कंप्यूटर पे जाके इसके प्रोग्राम को हम इंस्टॉल कर देते हैं। एवेलुएटिंग एंड मेंटेनिंग द प्रोग्राम, मेंटेनिंग द प्रोग्राम ये होता है कि अगर आपने एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो फिर आप उसको सलूशन देते हैं, उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करते हैं। या ये भी हो सकता है कि यूज़र एक नई रिक्वायरमेंट जो है वो आपको इंट्रोड्यूस करवा देता है कि जी इस सॉफ्टवेयर में ये फंक्शनैलिटी भी ऐड होनी चाहिए, तो फिर आप क्या करते हैं, उस सॉफ्टवेयर में वो फंक्शनैलिटी ऐड करते हैं। तो जब हम चीज़ें ऐड कर रहे होते हैं उसको हम मेंटेनिंग द प्रोग्राम कहते हैं। अब हम बात करेंगे जी फर्मवेयर की। फर्मवेयर की हम बार पहले भी कर चुके हुए हैं। हमारी जो रीड ओनली मेमोरी होती है उसको फर्मवेयर कहते हैं। फर्मवेयर
is software substituted for the hardware and stored in read only memory. तो read only memory में जो भी प्रोग्राम हम लिखते हैं उसको हम firmware कहते हैं. Firmware technology has enabled production of various types of smart machines having microprocessor chips with embedded software. तो इसमें जो सबसे बेहतरीन एग्जांपल हमारे पास आती है वो आपके स्मार्टफोन्स हैं. इसके अलावा आपके पास माइक्रोवेव ओवन है, आपके पास इंक्यूबेटर्स हैं. इसके अंदर काफ़ी फर्मवेयर जो है वो इस्तेमाल होते हैं. मिडलवेयर एक इसके नाम से ही भी हमें जो है वो पता लग रहा है कि ये लोकेट करता है मिडल में, दरमियान में. बेसिक आइडिया इज़ टू हैव ए सेपरेट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन लेयर. ये एक अलहदा से एक एप्लीकेशन लेयर है एज ए ग्लू बिटवीन द क्लाइंट एंड सर्वर पार्ट्स ऑफ एप्लीकेशन. तो ये एज ए ग्लू काम करती है. प्रोवाइड द प्रोग्रामिंग एब्स्ट्रैक्शन. एब्स्ट्रैक्शन का मतलब है कि जितनी भी डिटेल है उसमें हाइड होती है, सिर्फ हमें इंटरफेस जो है वो प्रोवाइड किया जाता है. मास्क हेट्रोजेनिटी. हेट्रोजेनिटी का मतलब है डाइवर्स होना, डिफरेंट काइंड ऑफ नेचर होना ऑफ अंडरलाइंग नेटवर्क, हार्डवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम. तो मैं ये कह सकता हूँ कि मिडलवेयर इज़ अ सॉफ्टवेयर विच लाइज बिटवीन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. यानी कि अभी हमने अगर आर्किटेक्चर को देखें, हम कंप्यूटर के लॉजिकल आर्किटेक्चर में देखें तो हमारे पास अगर हम यहाँ पर देखें ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर के दरमियान में हमारे पास एक लेयर होती है जिसको हम कहते हैं मिडलवेयर, जो हिडन होती है. वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही होती है, वो ग्लू एज ए ग्लू भी काम कर रही होती है. इसकी एग्जांपल मैं ये दे सकता हूँ कि जब आप गूगल में लिखते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल, तो ये रिक्वेस्ट सबसे पहले गूगल के सर्वर पे जाती है. तो अब क्लाइंट कौन सा हो गया? आपका कंप्यूटर हो गया. और सर्वर क्या हो गया? ये आपके पास लेट्स सपोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया. तो अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सर्वर के दरमियान में एक पाइप का काम करता है मिडलवेयर. यानी कि जब आप रिक्वेस्ट सबमिट करवाते हैं गूगल में, तो वो इस मिडलवेयर के ज़रिए ये रिक्वेस्ट पहुंचती है गूगल के सर्वर पे, और गूगल का सर्वर फिर रिस्पॉन्ड करता है क्योंकि आपने गूगल में लिखा है www.sahiwal.universityofsahiwal.edu.pk. तो आपने ये रिक्वेस्ट भेजी. ये रिक्वेस्ट जो है वो मिडलवेयर के थ्रू पहुंचती है सर्वर के पास. सर्वर फिर रिस्पॉन्ड करता है. सर्वर क्या रिस्पॉन्ड करेगा कि यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल का जो पेज है उसको जो है वो सेंड करेगा सर्वर के कंप्यूटर क्लाइंट के कंप्यूटर में. तो जो क्लाइंट के कंप्यूटर में जो रिक्वेस्ट सबमिट होगी, जिस पाइप के थ्रू आएगी, वो आपका मिडलवेयर कहलाएगी. इनकरेज 3-tier सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर अगेंस्ट 2-tier पॉपुलराइज्ड बाय सर्वर क्लाइंट आर्किटेक्चर. तो पहले तो हमारे पास 2 टियर थे, 2 हमारे पास लेयर्स थी. तो मिडलवेयर के आने के बाद हमारे पास 3 लेयर्स हो गई. तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने जो चीज़ें डिस्कस की वो हमने डिस्कस की कि सॉफ्टवेयर को कितने तरीक़ों से हम एक्वायर कर सकते हैं. तो हमने सॉफ्टवेयर को बताया कि सॉफ्टवेयर को 4 वेज से हम एक्वायर कर सकते हैं. उसके बाद फिर हमने देखा कि सॉफ्टवेयर जो है उसकी डेवलपमेंट के कितने स्टेप्स होते हैं. तो सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट के हमने डिस्कस किया कि हमारे पास सबसे पहले हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसके प्लान करते हैं, फिर उसको सॉल्यूशन देते हैं. सॉल्यूशन देने के बाद फिर हम उसकी कोडिंग करते हैं. कोडिंग करने के बाद फिर हम उसकी टेस्टिंग करते हैं. फिर उसको हम क्लाइंट के जो है वो कंप्यूटर के ऊपर हम इंस्टॉल करते हैं, फिर उसकी मेंटेनेंस करते हैं. तो ये हमने स्टेप्स पढ़े. इसके अलावा हमने फर्मवेयर को देखा और मिडलवेयर को देखा. होपफुली इस लेक्चर की मदद से आपके काफ़ी कॉन्सेप्ट्स जो है वो बिल्ट हो जाएंगे. टेक केयर. अल्लाह.